अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सलमान रशीद। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रज़ा नकवी, मोहम्मद रज़ा नकवी जो चीफ वायरोलॉजिस्ट हैं, कंसल्टेंट वायरोलॉजिस्ट हैं शेफील्ड टीचिंग हॉस्पिटल के। हमने सोचा कि एक प्लान किया कि कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कराई जाएं, जिसमें हम कोशिश करें कि एक तो इसका जो इसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल हो वो कोशिश करें कि हम उर्दू और हिंदी की तरफ ज़ोर दें। और दूसरा जो मेन चीज़ है कि हम ये कोशिश करें कि ये हमारे जो पाकिस्तान और इंडिया में जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके हवाले से उनको थोड़ा सा अपडेट्स दें और आइडियाज़ दें, और उनके कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो उनको हमसे जो पूछ रहे हैं उनका हम जवाब दे सके। तो मेरा नाम, ऐसा मैंने बताया, मेरा नाम सलमान रशीद है। मैं मेडिकल रजिस्ट्रार हूँ एक्यूट और इंटरनल मेडिसिन एट शेफील्ड टीचिंग हॉस्पिटल यूनाइटेड किंगडम में। और ज़ाहिर बात है मैं भी इन्वॉल्व हूँ फ्रंट लाइन, एज अ फ्रंट लाइन वर्कर। और हम लोग डेली कोविड पेशेंट्स देख रहे हैं, और जो एज अ वेरी कंटिन्यूसली जो तमाम चीज़ें चेंजेस हो रही हैं, तो हम भी उसका अपडेट रखते हैं। मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद रज़ा शामिल हैं, आप देख सकते हैं। तो डॉक्टर रज़ा प्लीज़ अपना तारुफ कराइएगा और फिर हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया सलमान। जैसे आपने बताया कि मेरा नाम डॉक्टर रज़ा नकवी है और मैं शेफ़ील्ड नॉर्दर्न जनरल हॉस्पिटल के अंदर कंसल्टेंट वायरोलॉजिस्ट के तौर पे काम करता हूँ। और हम लोगों की शेफ़ील्ड में पाकिस्तानियों की अच्छी खासी कम्युनिटी है, इंडियन भी हमारे काफ़ी दोस्त हैं। और हम लोग शेफ़ील्ड एसोसिएशन, हेल्थ केयर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी डॉक्टर्स में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। हमारी वेबसाइट shapt.org.uk, जो shapt.org.uk, उस पे जाके आप हमारी डिटेल देख सकते हैं। और उसके अलावा जो वायरोलॉजिस्ट का रोल क्या है और मैं क्या करता हूँ, वो अगर आप रॉयल कॉलेज ऑफ पैथोलॉजिस्ट की वेबसाइट पे जाके चेक करें कि वायरोलॉजिस्ट का जो रोजमर्रा का जो काम होता है वो किस तरह का होता है, तो आपको पता चलेगा कि वायरोलॉजिस्ट का क्या रोल है। इसके अलावा मैं कोशिश करता हूँ आपको वो पेज दिखा सकूं, लेकिन अभी ये अगर आपको पेज नजर आ रहा है, तो इसमें रॉयल कॉलेज पैथोलॉजिस्ट ने बताया कि हम लोग क्या करते हैं। इसके अलावा मेरी एक ज़ाती जो काविश है वो वायरोलॉजी डॉट वेबसाइट के ऊपर है, जो कि मैं कोशिश करूँगा कि इसको अपडेट कोरोना वायरस के हिसाब से कर सकूँ। लेकिन इस पेज के ऊपर कॉन्टैक्ट के नाम से एक बटन है, जो अगर आप बिल्कुल पेज के नीचे चले जाएँ तो आपको मैसेजिंग की फैसिलिटी दी गई है, तो आप इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी इसके ऊपर टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन होपफुली एक आध दिन के अंदर ये जहाँ पे बैंड लिखा रहा है, जब ये चेंज हो जाएगा तो दैट मीन्स कि आप मुझे मैसेजेस करके क्वेश्चंस कर सकेंगे। कुछ वेबसाइट्स जो कि मैं आपको बताना चाहूँ जिस पे आपको काफ़ी गाइडेंस मिल सकती है, उसमें पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड है, सीडीसी अमेरिका की वेबसाइट है, और डब्ल्यूएचओ की जो वेबसाइट है उस पे आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो सलमान, मैं आपको वापस माइक देता हूँ ताकि आप प्रोग्राम को जारी रखें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सो नाज़रीन, तो कोशिश हमारी यही है कि जो कन्फ्यूजन्स और क्वेश्चंस हैं जो ख़ास तौर पे हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स, स्टाफ, नर्सेज और इससे रिलेटेड लोगों के हैं, तो हम उनको क्लैरिफाई करें। तो हम इसमें आखिर में जब इसकी वीडियो पब्लिश करेंगे तो हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन आंसर दें, और फिर इसी तरह बतदरीज और भी वीडियोस बनाते रहें। तो डॉक्टर रज़ा, मैं आपसे कुछ बेसिक सवाल पूछूंगा पहले, और उसके बाद फिर हम मज़ीद उसमें आते हैं। कि पहले तो बात बताएं कि ये जो वायरस, जिसको हम कोरोना वायरस कहते हैं और कोविड-19 है, इसके हवाले से आप मुख्तसर बताइएगा, इसकी क्या थोड़ी-सी हिस्ट्री बताइएगा, और मौजूदा हालात में इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और टेस्टिंग के हवाले से भी थोड़ा-सा उस पे नज़र डालिएगा। जी। जी, थैंक यू सलमान। अभी रिसेंटली मैंने फ़ेसबुक के ऊपर एक वीडियो सेशन किया था सीसीएल फार्मा के थ्रू, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने नहीं सुना, उनके लिए मैं थोड़ा-सा इसको समराइज़ करना चाहूँगा। जो कोरोना वायरस है, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, तो वो बिल्कुल एक क्राउन या ताज की तरह नज़र आता है, तो उसकी वजह से इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा।
20वीं सदी में इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था कि ये वायरस एग्जिस्ट करता है, लेकिन कोई 30s के अंदर इसको देखा गया कि ये चिकन्स के अंदर एक ऐसा वायरस था जिसका कि पहले मालूम नहीं था। कोई 1960s में जाके ये चिकन्स में पाया गया, लेकिन ओवर द इयर्स इसको काफ़ी और जानवरों में देखा गया, जिसमें कि चिकन, टर्कीज़, डक, जो बतखें, रोडेंट्स, बिल्लियाँ और डॉग्स, रैबिट्स, कैटल्स जो कि गाय भैंसें, घोड़ों में, पिग्स में, डॉल्फिन्स में, व्हेल्स में। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी जो एक रेंज है होस्ट की, वो इसमें पाई जाती थी। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि उस वक़्त तक ह्यूमन्स के अंदर ये वायरस नहीं पाया गया, लेकिन अगले कुछ डेकेड्स में, यानी अगले कुछ 30-40 साल के अंदर इन्होंने ये देखा कि तकरीबन 4 किस्म के जो वायरस थे, कोरोना वायरस, वो इन्फेक्शन का बायस बनते थे, जिसमें कि खांसी, नज़ला और ज़ुकाम की कैफियत लोगों को सामना करना पड़ता था। इसमें नाम आप लोगों को याद नहीं रहेंगे, लेकिन मैं आपको नाम बता दूं कि कोरोना वायरस की जो 4 इकसाम जो कि अभी तक बीमारी कॉज करती रही हैं, उनमें एक है 229E, OC43, NL63 और HQU1। अब जो अगले कुछ सालों में 2003 के अंदर आपको याद होगा सार्स वायरस का एक नामी वायरस का सामना करना पड़ा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शंस और डेथ्स का बायस बना। उसमें तकरीबन जो मोर्टेलिटी रेट था, जो मरने की शरह थी, वो तकरीबन 10% के करीब थी। और उससे अगले 10 साल के बाद एक और कोरोना वायरस सामने आया, जिसको कि मर्स कोरोना वायरस कहते हैं, MERS। और उसमें जो शिद्दत थी बीमारी की, वो ज़्यादा और बढ़ गई। तो उसमें तकरीबन 30% लोग जो हैं अमवात का शिकार हुए। अब जो कोरोना वायरस हैं, उनकी तकरीबन 4 इकसाम हैं, जिसमें कि अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा ग्रुप्स में इसको किया गया है। तो जो गामा और डेल्टा है, उनको आप भूल जाएं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जानवरों में इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। लेकिन जो अल्फा और बीटा हैं, ये इंसानी जिस्म के अंदर जाके इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। इसमें बीटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बीटा कोरोना वायरस हैं, उसके अंदर सार्स और मर्स के जो खतरनाक किस्म के वायरस थे, वो पाए जाते हैं। अब ये जो सार्स 2 का आपको वायरस मिला है, वो भी बीटा कोरोना वायरस के अंदर उसमें शामिल है, क्योंकि उसकी जो शक्लो सूरत जिसको आप कह लें, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो सार्स 1 से काफ़ी ज़्यादा मिलता है, इसलिए उसको सार्स 2 का नाम दिया गया है। तो अभी तक जितने भी ये वायरसेस खतरनाक किस्म के हैं, ये बीटा कोरोना वायरस ग्रुप में आते हैं। तो आप इसको ये देख सकते हैं, इस तरह आप देख लें कि कुछ वायरस जो इसमें मौजूद हैं इस ग्रुप के अंदर, उन्होंने अपने आप को बदला और ज़्यादा सख्त किस्म की बीमारी का बायस बने। और ये जो हम अभी देख रहे हैं, ये इसी की एक कंटिन्यूएशन है, जो कि पिछले कई सालों में देखी गई। अब आपका दूसरा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट था। आप डायग्नोस्टिक्स यानी कि इसकी तशखीस किस तरह की जा सके। अब काफ़ी सारी जो अलामात हैं इस मर्ज़ की, वो डिस्क्राइब की गई हैं, बताया गया है, जो कि चाइना से डेटा आ रहा है, जो कि यूरोप और अमेरिका में लोग इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। उसमें कुछ ख़ास चीज़ों को देखा गया है, जो कि हर मरीज़ में पाई जाती हैं। उनमें एक तो बुखार की कैफियत, जो फीवर है, फिर परसिस्टेंट कफ, जो कि काफ़ी जो खांसी है एकदम से शुरू होती है और वो जाती नहीं है। एक वैसे नॉर्मल हालात में अगर आपको खांसी आ जाती है किसी वजह से, तो वो थोड़ी देर के लिए होती है, मतलब कुछ मिनटों के लिए हुई और वो चली गई। लेकिन जो खांसी जो कि दिनों के हिसाब से ना जाए, वो और एकदम से शुरू हो, और ख़ास तौर पे उसमें बुखार भी हो, तो इसका मतलब है कि वो जो कोरोना वायरस का एक निशान हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको डॉक्टरी इस्तिलाह में देखें, तो एक जो सिंड्रोम है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, जिसमें कि काफ़ी सारे आपको सिम्पटम्स मिल जाते हैं, जिसमें कि आप अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को सोचें, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ऑल द वे फेरिंक्स फेरिंक्स से लेके लेरिंक्स से लेके जो आपका ट्रेकिया है, इन सब की जो इन्फेक्शन है, वो ये इन्वॉल्व कर सकता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिंड्रोम के हिसाब से। फिर इसमें सोर थ्रोट, रनी नोज
और इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स होते हैं। यहाँ तक तो बात ठीक रहती है, इसमें ज़्यादा लोगों को सिम्टम्स का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जब बात लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे चल जाती है और ये निमोनिया कॉज करता है, तो वहाँ पे यहाँ जो डेथ रेट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप इसको ये समझ लें कि ये वायरस आता तो ऊपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से है, लेकिन जब ये नीचे उधर रुक जाता है तो ठीक रहता है, अगर वो नीचे चला जाता है तो वो निमोनिया का बायस बनता है, और इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो कि निमोनिया जरूरी नहीं है कि वो उसमें आरडीएस डिस्क्राइब किया गया है, न्यूमोनाइटिस डिस्क्राइब किया गया है, और कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसमें जो कि चेस्ट फिजिशियन उसको ज्यादा बेहतर डिस्क्राइब करेंगे, जिस तरह के कोएगुलोपैथी है, जिस जो कि जाके नीचे लंग और ब्रोंक्यूल्स के लेवल पे कॉज करती है प्रॉब्लम्स। तो ये इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है। लेकिन अब इसमें आप इसको कंफर्म कैसे करेंगे? आप सोचें जरा कि आपके पास एक ऐसा मरीज आता है जिसको कि इन्फ्लुएंजा है। अभी शुक्र है कि इन्फ्लुएंजा का सीजन खत्म हो चुका है, इस वरना काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती दोनों इसके अंदर डिजीज के अंदर। लेकिन अगर आपने कंफर्म करना है तो आप उसको किस तरह कंफर्म करेंगे? कंफर्म करने के दो तीन तरीके हैं। सबसे जो बेहतरीन तरीका है जिसको आप कहें, वो है जिसमें कि जब वायरस जिस्म के अंदर मौजूद है तो आप वायरस को देखने की कोशिश करें। अब जाहिर है वायरस इतना छोटा है, इवन माइक्रोस्कोप के नीचे भी आपको नजर नहीं आता, उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, आपको काफी टाइम चाहिए, काफी बंदे चाहिए। तो उसकी पॉसिबिलिटी तो है नहीं। तो इसका तरीका हम लोगों ने ये निकाला है, और ये हम काफी देर से काफी वायरसेस के ऊपर ये करते आए हैं, कि एक तकनीक जिसको के पीसीआर का नाम दिया गया है, उसकी मदद से हम वायरस को नहीं पकड़ते, वायरस के अंदर जो उसका डीएनए, जो उसके जीन्स मौजूद हैं, हम उसको टारगेट करके उसको देखते हैं। और अगर वो जीन पाए जाते हैं तो इसका मतलब है वो कोरोना वायरस कोविड 19 है। लेकिन इस टेस्ट के अंदर एक मसला है बहुत बड़ा, वो मसला ये है कि आप जो अगर आपने पीसीआर वायरस की गैर मौजूदगी में किया तो आपको पीसीआर का रिजल्ट नेगेटिव नजर आएगा, मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने बहुत जल्दी किसी बंदे के साथ आपकी मुलाकात हुई है और आपने उससे हाथ मिलाया, उसने आपके ऊपर छींक दिया है, तो एक खास वक्त से पहले वो वायरस आपके जिस्म में नजर नहीं आएगा। तो आप उस वक्त टेस्ट जितने मर्जी कर लें आपको नेगेटिव होगा, लेकिन आप हफ्ते के बाद आप उस बीमारी का शिकार हुए होंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जो है उसको टेस्ट को सही वक्त पे करें, ताकि आप अपने जो रिसोर्स को सही तरह यूज कर सकें। और ये फिर वायरस जो है ये कुछ दिनों तक मौजूद रहता है, और उसके बाद जो इंसान का जो इम्यून सिस्टम है वो उसको बाहर निकाल देता है। तो 7 दिनों तक जैसे ही आपके सिम्टम्स सेटल होते हैं, उस साथ ही जो है आपका वायरस जिस्म से चला जाता है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम है ना, इम्यून सिस्टम ने उसको कंट्रोल करके बाहर फेंक दिया। अब जब आप इस बात को जानना चाहते हैं कि क्या आपको इन्फेक्शन हुई थी कि नहीं हुई थी, तो उसके लिए कुछ और तरीके हैं। यानी आप एंटीबॉडी टेस्ट करें जिसमें आईजीएम और आईजीजी, और एक ऐसा टेस्ट जो कि दोनों को कंबाइन करके टोटल एंटीबॉडी की फॉर्म में करता है, उसको यूज करें। लेकिन एक दफा आपको इन्फेक्शन हो गया तो फिर, और आप सेहतमंद हो गए, तो फिर आपने क्या करना है एंटीबॉडी टेस्ट करके? सिर्फ उसका सिर्फ एक फायदा है कि आप पता चला सकें कि क्या आप अपने मरीजों को एज ए डॉक्टर जाके एज ए नर्स या हेल्थ केयर वर्कर जाके देख सकते हैं कि नहीं। तो इसलिए जो है वो इसमें जो इसमें आपको पता चल सकता है कि आप वापस जाके उनको देख सकें। तो ये मुख्तलिफ इसके डायग्नोसिस के तरीके। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। इस हवाले से एक क्वेश्चन है जो लिटरली पाकिस्तान में और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है कि क्या ये पीसीआर टेस्टिंग जो आप लोग कर रहे हैं और जो हो रही है, क्या ये हर लैब में हो सकती है? क्या उसके लिए कोई स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है डब्ल्यूएचओ का, या यूके के हवाले से भी कोई क्राइटेरिया होगा, या किन चीज़ों का मद्देनजर रखना ज़रूरी है कुछ हवाले से इसमें? इसमें देखें, लेबोरेटरीज तो तकरीबन सारे हॉस्पिटल्स में होती हैं, चाहे छोटा बड़ा हो जिसमें भी हो। उसमें इस बात का डिपेंड करता है कि आप कितने किस लेवल के उसमें टेस्ट कर रहे हैं। जो बेसिक टेस्ट हैं जिसमें आप फुल ब्लड काउंट, सीबीसी, हीमोग्लोबिन और वाइट सेल काउंट करते हैं, वो तो आमतौर पे
एक ऑटोमेटेड मशीन्स होती हैं जिसमें आपने ब्लड सैंपल डाला और आपको रिजल्ट मिल गया। लेकिन जो पीसीआर टेस्ट है वो थोड़ा-सा सेंसिटिव है इस चक्कर में कि एक तो उसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी-सी नई है और हर किसी को उसको ऑपरेट करना नहीं आता, जो एक्चुअल पीसीआर है। अब कुछ अलबत्ता मशीनें आ गई हैं जिसमें कि आपको ऑटोमेशन के साथ आपने सैंपल अंदर डाला और आपको रिजल्ट बाहर निकल गया। लेकिन एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसका है पीसीआर का, वो ये है कि अगर आपने कंटामिनेट कर दिया तो आप के हर जो पीसीआर की रिजल्ट की रिलायबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो आपको मखसूस ट्रेन किस्म के बंदे इसमें चाहिए जो कि इन चीज़ों को ऑपरेट कर सकें। आप सिंपल मशीन खरीद के जो है ना वो इसमें सेटअप नहीं कर सकते, और इसीलिए जो आपका टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो होना बड़ा ज़रूरी है। और मैं तो ये कहूँगा कि जितनी लैब्स के अंदर आप ये रख सकते हैं, जितना आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, अगर आप छोटे हॉस्पिटल के अंदर एक लैब बना लें अपनी, तो उससे ज़्यादा बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि कुछ मशीनें अब कंपनीज़ इसको सेल कर रही हैं जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आप एक एक्सपीरियंस बंदे के साथ उसको चला सकते अच्छा, यानी ये मुमकिन है कि जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स नहीं हैं, जहाँ पर 100 बेडेड, 200 बेडेड्स हैं और जिनके पास एक छोटी बहुत लैब है, वो ये टेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी टेस्टिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो सकती है। हैं। जी, बिल्कुल। अब कैपेसिटी तो मैं नहीं कहूँगा उसमें कितना उसका होगा, क्योंकि वो आपको लोकल देखना पड़ेगा। कुछ मशीनें अगर आपने ऑटोमेशन करनी है, उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आप लो सैंपल नंबर्स उसमें लगाते हैं कि आप एक वक़्त में कोई अ, 1 सैंपल लगा लिया, 4 लगा लिए, 2 लगा लिए, 16 लगा लिए। जी, लेकिन जो आपने अगर बड़े लेवल पे आपने टेस्ट करने हैं, तो उसके लिए थोड़ा-सा जो कॉम्प्लिकेटेड, या तो आपको बहुत एक्सपेंसिव मशीन की ज़रूरत पड़ती है, या फिर आपको ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज वाला बंदा चाहिए जो कि जिस तरह आपको मिसाल देता हूँ, कुछ मशीनों में 90 करके सैंपल इकट्ठे टेस्ट हो जाते हैं। तो अगर आप दिन के अंदर कोई 10-90 सैंपल टेस्ट करें तो तकरीबन 900 सैंपल हो गया आपका टेस्ट। लेकिन जो छोटी मशीन है उसमें आपको 1-1, 2-2 करके रखना पड़ेगा। तो छोटे हॉस्पिटल के लिए वो चल जाएगा, लेकिन सारी बात उसकी कॉस्ट की है, और पर टेस्ट आपके जो आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी। ठीक, सही। अब इसी टेस्टिंग के बारे से 1-2 सवाल हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि एंटीबॉडी टेस्टिंग जिसका आपने ज़िक्र किया, क्या ख़ास तौर पे मैं बात करता हूँ यूके के हवाले से थोड़ा-सा बताइए, क्या उसमें क्या पेशरफ्त हुई है? क्या उसके लिए क्या सजेशंस आई हैं? और फिर ख़ास तौर पे उन मुल्कों में जहाँ पर काफ़ी बड़ी आबादी है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया वग़ैरह में, क्या एंटीबॉडी टेस्टिंग का कोई रोल हो सकता है, ख़ास तौर पे इस वक़्त हेल्थ प्रोफ़ेशंस में या जनरल पब्लिक में? जो एंटीबॉडी टेस्ट का रोल तो डेफिनेटली है, लेकिन ये सारा आपको ये ज़हन में रखना पड़ेगा कि आप एंटीबॉडी टेस्ट या इवन पीसीआर टेस्ट को, कोई भी टेस्ट है, आप उसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आपका मकसद ये है कि आप उसको इस तरह यूज़ करें कि टेस्ट रिजल्ट की बेसिस पे आप लोग मरीज को कोविड पॉजिटिव और नेगेटिव देखें, तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एंटीबॉडी पॉजिटिव होने में तकरीबन, आप अंदाजे से ही मैं आपको बताता हूँ कि 1 हफ्ता ज़हन में रखें कि 1 हफ्ते से पहले एंटीबॉडी नहीं बनेगी। और उसको याद रखने का तरीका ये है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है, अगर तो वो एंटीबॉडी फौरन बनाने की सलाहियत रखे, तो वो जैसे ही वायरस जिस्म के अंदर आए उसको काबू करके बाहर निकाल दे। लेकिन जैसे ही वायरस जिस्म में आता है, जिस्म को जो उसका इम्यून सिस्टम है उसको उसको पहचानने में और उसके खिलाफ अपने हिफाजती हसार को बनाने में कुछ काफ़ी दिनों का टाइम लग जाता है। तो जो लोग ये एंटीबॉडी का निज़ाम अच्छा प्रोड्यूस कर लेते हैं उसके खिलाफ, उनका वायरस जो है वो सही तरह से उसको वो उससे फ़ारिग हो जाते हैं। तो इसीलिए एंटीबॉडी का सिर्फ जो मेरे हिसाब से 2 फ़ायदे हैं उसके, जो यूज़ हो सकते हैं। एक तो ये कि आप अपने डॉक्टर में करें, और फ्रंट लाइन वर्कर्स में करें। डॉक्टरों का नाम मैं ख़ास तौर पे नहीं ले रहा, बल्कि इनमें सारी नर्स, पैरामेडिक्स, आपके इवन जो वार्ड में सफाई करने वाले लोग हैं, जो फ्रंट लाइन पे जाके वायरस के साथ एक्सपोज़ होंगे, तो अगर आप उनका टेस्ट करें और आपको पॉज़िटिव आए, इसका मतलब है
कि अभी तक जो डेटा है उसमें वो लोग ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं आगे फ्रंट लाइन में काम करने के लिए, क्योंकि उनको एक दफ़ा हो चुका है और दोबारा होने की जितना हमें नॉलेज है इस तरह की इन्फेक्शन में, वो ये है कि दोबारा इन्फेक्शन उसी सीज़न में नहीं होती। अच्छा, सही, सही। यानी अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया है, लेकिन इसके इसके हवाले से हमारे पास कोई डेटा है क्या कि जिसको इन्फेक्शन हो गया और उसके खिलाफ एंटीबॉडी अगर बन गई है, तो ये कितनी इस अरसे तरह तक? इस तरह का जो डेटा है वो बहुत अरसे के बाद सामने आता है। लेकिन जी, अब जिस तरह आपको मैं मिसाल दूँ कि जो गाड़ी होती है उसके 4 ही पहिए होते हैं, तो वो सारी गाड़ियों के 4 होते हैं। तो उसी तरह काफ़ी जो हमारे पास नॉलेज है इस तरह की इन्फेक्शंस की, वो यही है कि जिस तरह इन्फ्लुएंज़ा है, एक दफ़ा आपको हो जाए तो उस सीज़न में आपको तंग नहीं करता। इसी तरह आपके पास जो एक दफ़ा आपको नज़ला ज़ुकाम हो जाए, तो ये नहीं है कि आपको 10 दिनों के बाद वही वाला नज़ला ज़ुकाम दोबारा हो जाए। हाँ, ये हो सकता है कि वही नज़ला ज़ुकाम 10, 12, 20 दिन चल जाए, कुछ लोगों को चल के वो ख़राब करता है। नकाहत वगैरह उसकी काफ़ी चलती है, लेकिन अमूमी तौर पे ये जो है ना करने में वो ज़रूर होता है कि आपको जो इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं आते। तो सही, एक तो उसका ये फ़ायदा है, लेकिन एक्यूट इन्फेक्शन के लिए मैं ये कहूँगा कि पीसीआर जो है ना वो सबसे बेहतर टेस्ट है। सबसे बेहतर है। वही। एक सवाल बस आखिरी, ये फिर हमें कुछ पीपी के हवाले से भी बात करनी है कि नंबर ऑफ टेस्टिंग, आपका कहना ये है कि जितनी ज़्यादा होंगी, उतना हेल्थ के हवाले से भी और इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से भी रोका जा सकता है। थोड़ा-सा साइंटिफिक रीज़न दें कि नंबर ऑफ टेस्टिंग अगर हम बढ़ा लें, चाहे वो किसी मुल्क में भी हो, यूके में हो या कहीं पर भी, उसका क्या पॉज़िटिव इम्पैक्ट आ सकता है? ये देखें ये तो डिपेंड करता है कि आप टेस्टिंग किस हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि जो टेस्टिंग ये तो नहीं है कि आपके पास अगर 22 करोड़ बंदा है मुल्क के अंदर पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल, और आप 22 करोड़ टेस्ट करें तो उससे सारे मसले हल हो जाते हैं, इस तरह तो नहीं होता। आपको जो टेस्टिंग का जो फ़ायदा है वो ये है कि अगर आपके पास कोई मरीज़, आप एज़ अ डॉक्टर उसको देख रहे हैं या एज़ अ नर्स उसकी लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो बंदा है उसको कोविड है कि नहीं है। देखें, अगर आपके सैंपल्स की पॉज़िटिविटी जिस तरह हमारे लेबोरेटरी के अंदर तकरीबन 20% लोग जो हैं वो कोविड के पॉज़िटिव आ रहे हैं। इसका मतलब है जो तकरीबन 100 में से 80 हैं उनको नहीं है। तो अगर आपको ये पता चल जाए किसी तरह कॉन्फिडेंस के साथ कि आपका जो मरीज आपके सामने बैठा है उसको कोविड नहीं है, तो एक तो आपको तसल्ली हो जाएगी और दूसरा आपको पीपी हो सकता है आपको ना इस्तेमाल करनी पड़े। ऑल्दो के एज अ जनरल पॉलिसी जो पीपी की रिकमेंडेशन डिपेंडिंग कि आपकी सेटिंग क्या है, जितना आप यूज करेंगे उतनी आपको प्रोटेक्शन ज्यादा होगी। लेकिन मैं आपको हाइपोथेटिकल ये बता रहा हूँ सिनारियो के टेस्ट करने का ये फायदा है, क्योंकि अगर आप सिर्फ उन लोगों में टेस्ट करते हैं जिनमें कोविड पॉसिबिलिटी है, तो आपकी जो पॉजिटिविटी जो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू उतनी अच्छी हो जाती है। तो अगर आप इसको तरीके से यूज करें और हर मरीज पे यूज करें जो कि उसकी पॉसिबिलिटी के साथ आया है, तो फिर उसका फायदा है। सही। और इसके लिए खास तौर पे सैंपलिंग का भी है कि आपने किस तरह से उसको सैंपल लेना है, उसकी जी, बिल्कुल। और क्या जो उसके मसले? अम, जो इसमें काफ़ी चैलेंजेस हम देख रहे हैं जो कि कोविड के अंदर पाए जाते हैं, जो कि आम तौर पे दूसरे वायरसेस में नहीं होते। एक तो ये है कि अगर ये वायरस निमोनिया का बायस बनता है, तो अम, ये जो अगर आप गले के एरिया से, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के एरिया से सैंपल लेते हैं तो वो नेगेटिव आता है। लेकिन चलें, ये तो एटिपिकल बात होगी। मैं आपको मेन जो कि सबको चीज़ पता होनी चाहिए वो बताता हूँ कि अगर आप एक स्वैब लेते हैं और स्वैब जो है वो ऐसा होना चाहिए जो कि वायरसेस के लिए मखसूस हो। आप जी, एक स्वैब लें और ये स्वैब ज़रूरी नहीं है कि आप किसी दूसरे शख्स को कहें, ये आप खुद भी ले सकते हैं और इसकी इंस्ट्रक्शंस बाकायदा मौजूद हैं, और ये मैं कोशिश करूँगा इसकी इंस्ट्रक्शंस वायरोलॉजी डॉट वेबसाइट की उस सेक्शन में अपलोड कर दूँ ताकि लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आप जो वो स्वैब है अपने गले और नाक से अगर आप अच्छी तरह सैंपल लेके उसको टेस्ट करेंगे, तो आपको रिजल्ट की रिलायबिलिटी का काफ़ी हद तक श्योरिटी होगी। लेकिन अगर आपने सैंपल सही नहीं लिया, तो फिर हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट है वो
नेगेटिव हुआ इसलिए कि आपने सैंपल ठीक नहीं लिया। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, तो हमने कुछ क्वेश्चंस टेस्टिंग के हवाले से वो पूछे हैं डॉक्टर रज़ा से, और हम कोशिश करेंगे अगर और भी कोई सवाल आपके होते हैं तो प्लीज़ हमें लिख के भेजिएगा और हम उसको कोशिश करेंगे क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो हम अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर हमने कुछ और भी क्वेश्चंस करने हैं, तो इंशाल्लाह इसका जो पार्ट 2 है वो उसमें मौजूद होगा। तो अस्सलाम वालेकुम। सलमान रशीद, डॉक्टर सलमान रशीद आपके साथ हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम का सेकंड हिस्सा करते हैं। मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद रज़ा, कंसल्टेंट वायरोलॉजिस्ट, शेफील्ड टीचिंग हॉस्पिटल मौजूद है। तो जी डॉक्टर रज़ा, आपसे एक सवाल है, ज़ाहिर बात है कि कॉमन है, आम लोगों को भी पता होंगे, लेकिन फिर लोगों को बताने के लिए कि पूरे दुनिया में कॉन्सेप्ट है कोरोना वायरस के हवाले से कि सोशल डिस्टेंसिंग की जाए और 1 से 2 मीटर का फासला कम से कम रखा जाए जब भी लोगों से बात की जाए, मुलाकात की जाए, और हाथ धोया जाए। तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? क्या ये वायरस क्यों इस तरह से बिहेव करता है? कुछ बताएं। इसमें अगर आप इन्फेक्शंस को जनरली देखें कि इन्फेक्शन एक से दूसरे बंदे में किस तरह फैलती है। अब कुछ इन्फेक्शंस हैं जो कि आपको चीज़ खाने से फैलती हैं, जिस तरह फूड पॉइजनिंग आप कहते हैं, कि कोई बैक्टीरिया उसके अंदर था और आपने उसको खाना खाया गंदी जगह से, तो वो आपके अंदर चला गया और आपको पेट खराब हो गया आपका। इसी तरह कुछ अगर आप वायरसेस को देख लें, उनमें ये सलाहियत है कि आप उसको खाएँगे, जिस तरह हेपेटाइटिस ए है, वो आप गलत किस्म की गंदी चीज़ें खाने से होता है और आपको अच्छे खासे वो तकलीफ देता है। कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो यानी कि सिर्फ़ हाथ लगाने से और वो जो हाथ है अपने नाक और मुँह में लगाने से, वो सिर्फ़ खाने से होते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक वायरसेस की या इन्फेक्शंस की वो किस्म है जो कि आप जब नाक और उससे रिलेटेड एरिया से निकली हुई सिक्रीशंस से जब आप उसको सांस के जरिए अंदर लेते हैं, तो उससे जो वो वायरस है जो कि उन सिक्रीशंस के अंदर मौजूद है, वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो आपके सांस का निज़ाम है, उसकी नालियों के अंदर जाके और छाती के अंदर जाके जो लंग्स में उसकी जो आउटर, बल्कि जो उसकी इनर लाइनिंग जिसको एपिथेलियम कहते हैं, उन सेल्स के अंदर जाके वो रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है, अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेता है। अब एक और जो इसमें ये जो आपको मैंने दूसरी किस्म बताई, इसमें भी 2 इकसाम पाई जाती हैं। कुछ वायरस जो हैं वो ड्रॉपलेट की शक्ल में अपने आप को जो इंसानी जिस्म से बाहर निकालते हैं, और कुछ जो हैं उससे ज़्यादा। सलमान, इसको दोबारा कर लो यार, मज़ा नहीं आया। अच्छा, चलें, चलें। इसको डिलीट करना होगा फिर आपको। हाँ, चलो मैं अभी डिलीट कर देता हूँ।